मोस्ट कॉमन डिसीज नाउअडेज क्या चल रहा है? मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो अगर हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा जैसे अस्थमा, वो बहुत कॉमन है, या एलर्जी कह लीजिए। अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, घर में किसी को है, जैसे हमारे घर में है थोड़ा सा, तो फिर आपको अपने बच्चों का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार खांसी हो रही है, तो उस समय पर 20 to 40 ईयर्स की एज काफ़ी कॉमन है जिसमें अस्थमा पाए। क्या स्मोकिंग भी रीजन हो सकता है अस्थमा को? जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनकी स्मोकिंग की वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अच्छा। उनकी स्मोकिंग में दिक्कतें बढ़ती हैं। खाली स्मोकिंग में ये ध्यान रखिए कि ये नहीं कि मैं स्मोक कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, मैं स्मोक कर रहा हूँ और धुआं तो उड़ रहा है, अगर आप उसको स्मेल कर रहे हो तो उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्वास्थ्य बडी शो। और आज हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर लवलीन मंगला, जिन्हें एनसीआर के लोग तो जानते ही होंगे। ही इज़ अमॉन्ग द टॉप मोस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट इन इंडिया। आज इनसे हमने काफ़ी सारी बातें करी अबाउट द रेस्पिरेटरी हेल्थ, रेस्पिरेटरी इशू, कॉमन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, कॉमन क्योर एंड क्या क्या मिथ्स हैं लोगों के अस्थमा के बारे में। मुझे कुछ शॉकिंग चीज़ें भी पता लगी अबाउट द अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी इशू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वास्थ्य बडी शो विद डॉक्टर लवलीन मंगला। नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार। तो कुछ बताइए अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में। मैं डॉक्टर लवलीन, मैं बेसिकली पलवल से हूँ और मेरी स्कूलिंग पलवल फरीदाबाद दोनों जगह थी। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं कर्नाटक से मैंने एमबीबीएस करी थी, फिर वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी। बीच में 1 साल मैंने दिल्ली में भी काम किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी रेस्पिरेटरी मेडिसिन में इधर से बैंगलोर से हुई थी। उसके बाद मैंने 1 साल दिल्ली में भी काम किया, फिर उसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल में, फोर्टिस में, दिल्ली हार्ट एंड लंग। उसके बाद मैं SGBGI एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसमें लखनऊ में, जो वहाँ पे मैं 3 साल के लिए मैंने काम किया था। उसके बाद 3 साल बाद मेट्रो नोएडा में काम किया था, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में। फिर 3 साल बाद फिर हम मेट्रो फरीदाबाद में हूँ मैं। बीच में थोड़े टाइम के लिए मैंने QRG ज्वाइन किया था, पर मेट्रो मोटा मोटा माने तो पिछले 5 साल से मैं मेट्रो ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें इनफैक्ट 6 साल ही हो गए। तो 3 साल उसमें मेट्रो नोएडा में और 3 साल मेरे मेट्रो फरीदाबाद में हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत लंबी जर्नी है। आज तो मैं जब से निकल के गया हूँ तो 20 साल हो चुके हैं। वे सब 20 साल बहुत लंबे टाइम। तो जगह 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 सब जगह घूम लिए, सब जगह कर लिए और हर तरह की हर चीज़ें देखी भी हैं। तो रेस्पिरेटरी क्यों? क्या पहले से पता था दिल्ली में एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ने वाला है? नहीं, ऐसा कोई डिसाइड नहीं था। मैं जब, मुझे आज भी याद है, मैं जब काउंसलिंग के लिए जा रहा था, तो काउंसलिंग में हमें जैसे वो सीट सिलेक्शन होता है कि भाई कौन सी सीट आपको लेनी है, तो मैं मेडिसिन लेने के लिए गया हुआ था वहाँ। तो वहाँ पे क्योंकि मेरे पीछे कोई बहुत बैकग्राउंड नहीं है कोई मेडिकल का ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग, तो खुद डिसीजन ही लेने होते थे, खुद ही सोचना होता था। तो मैं मेडिसिन की मूड से गया था, मैं बहुत सही बताऊँ तो। वहाँ पे काउंसलर बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन लो, वो अच्छा रहेगा आगे के हिसाब से आपके लिए और उसका अच्छा स्कोप है। तो जब मैं पापा को भी, क्योंकि हमारे काउंसलिंग में सिर्फ अकेले जाना होता था, आपकी फैमिली में से कोई नहीं जाएगा अंदर। अच्छा। तो पापा बाहर ही खड़े होते। तो मैंने पापा को 10 कॉलेज मेडिसिन के गिना दिए थे कि इनमें से मैं ले लूँगा एक कॉलेज। और ठीक है, तो उसने, लेकिन वो उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे थोड़े से कि मेरे बेटे होते, तो मैं आज उनका नाम तो नहीं पता लेकिन मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ। तो उन्होंने मुझको आइडिया दिया कि अब रेस्पिरेटरी मेडिसिन लो। कुछ लोगों ने मुझे पहले ही बोला था, पर मेरे को इतना मतलब उस टाइम पे पता नहीं था, और उस टाइम में इतना रेस्पिरेटरी मेडिसिन में बहुत कुछ, जितना आज आप जानते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन को, उतना उस टाइम पे नहीं थी। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने ले लिया रेस्पिरेटरी मेडिसिन। तो मुझे उन बहुत मतलब क्या कहते हैं, कई बार कुछ लोग होते हैं ना इफेक्ट, मतलब काउंसलिंग में मुझे चूज करना था, उससे पहले उन्होंने एक बोला। मैंने कहा सर मैंने तो कोई सोचा ही नहीं कि मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में कौन से कॉलेज में। तो उन्होंने बोला आप इसमें चले जाना, ये ठीक रहेगा। फिर मैंने वो चूज कर लिया। तो बाहर आया तो फिर पापा तो थोड़े से वो थे शौक की भी, क्या करके आया है ये। तो पर ठीक है, आज वो खुद कहते हैं ठीक है, जो हुआ ठीक, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ। मोस्ट कॉमन डिसीज नाउअडेज क्या चल रहा है? मोस्ट कॉमन डिजीज जो अगर हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा जैसे अस्थमा, वो बहुत कॉमन है, या एलर्जी कह लीजिए। किसी को एलर्जिक राइनाइटिस, नाक में से स्नीजिंग, ये सब, या फिर अस्थमा जो सांस की दिक्कतें, वो बहुत कॉमन है। और इनफैक्ट जितनी भी अर्बन एरियाज हैं, आप दिल्ली NCR मान लो,
या बॉम्बे मान लो, बैंगलोर मान लो, जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ जैसे जैसे पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, वो चाहे आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड कह लीजिए, या और तरह के जितने भी पॉल्यूशंस हैं, तो आपकी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। और ये जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। मैंने देखा कोई अस्थमा के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा, सब मेंटल हेल्थ या फिर और इश्यूज़ के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है शायद 300 मिलियन के अराउंड लोग हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। क्या सही है ये? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा डेटा है यह। और यूजली बहुत कम लोगों को पता होता है। एक्चुअली हमारी कंट्री में ना एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि एस्थमा बोलना एक बहुत बड़ा ना टैबू है। लोगों को अगर मैंने बोल दिया कि किसी को दमा है या एस्थमा है, तो वो सोचते हैं कि यार ये कैसे बोल दिया आपने मुझे, कि उसको मैं आप ऐसे कैसे घोषित कर सकते हो मुझे अस्थमा है की दवा है। और वो थोड़ा सा कई बार लोग ना, तो कई जो डॉक्टर्स होते हैं या कई बार हैं, वो आपको क्लियरली बोलते भी नहीं है कि आपको अस्थमा या दमा है। लेकिन कुछ अगर जैसे अगर आप सोचें तो ये बीमारी इतनी कॉमन है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसको, और ये काफ़ी बढ़ भी रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, अभी भी है, पहले भी थी, और अब जो है बिकॉज ऑफ काफ़ी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं इससे रिलेटेड। इस बीमारी के साथ और एक बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि आज मेरे को अस्थमा हो गया तो बीच में क्या एक टाइम भी आएगा जब आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। जैसे कई बार कुछ लोगों को होता है सीजनल, कईयों को ठंड में ज़्यादा होती है, किसी को गर्मी में ज़्यादा होती है, पर ज़्यादातर लोगों को ठंड में या मौसम बदलते हुए में दिक्कत ज़्यादा होती है। और फिर जब गर्मी आएंगी या ठीक हो गए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। या कभी आपके यहाँ पे जैसे कभी ये हमारे यहाँ फसल कटती हैं या उस गांव में रहते हैं तो उस टाइम में दिक्कतें कुछ लोगों को ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है या फिर कुछ एलर्जी बढ़ता है तो उस केस में फिर कम हो जाती है। जैसे मैं बैंगलोर रहता था तो उस टाइम में कुछ पॉलन्स का एक सीज़न होता था, उस टाइम में दिक्कतें ज़्यादा होती थी। तो ये जो चीज़ें हैं वो फिर ठीक हो जाती है। तो लोगों को बोलते हैं ये कैसा अस्थमा है, ये तो मेरे को, तो उसको सीजनल कहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं तो पेरिनियल भी होता है जिसमें आपको पूरे साल दिक्कतें रहती हैं। तो दिक्कतों में फिर उसमें आपको ये समझना पड़ता है कि मुझे अस्थमा है और उसका मुझे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और फिर इसमें जैसी मेडिसिन ली, आराम पड़ गया, लोगों ने दवाई छोड़ दी, फिर वापस सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसलिए ये समझना कि मुझे कब तक ट्रीटमेंट लेना है, कितने टाइम तक लेना है, ताकि मेरे लंग्स वो ठीक रहे। कॉमन एज क्या है अस्थमा के पेशेंट्स की? यूजली जो है आजकल तो बच्चों में भी बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। और अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, घर में किसी को है, जैसे हमारे घर में है थोड़ा सा, तो फिर आपको अपने बच्चों का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार खांसी हो रही है, तो उस समय। पर 20 to 40 ईयर्स की एज काफ़ी कॉमन है जिसमें अस्थमा पाया जाता है। तो जेनेटिकली कैसे, अगर बोथ पेरेंट्स को है तो ज़्यादा प्रोन टू केसेस है कि हाँ अस्थमेटिक होगा बच्चा? बिल्कुल, अगर आपके ज़्यादा दोनों को पेरेंट्स को है, फादर को भी है और मदर को भी है, तो आपके चांसेस अस्थमा होने के ज़्यादा हैं। इनफैक्ट जैसे एलर्जी होने के, किसी को स्किन की एलर्जीज, किसी को राइनाइटिस मतलब नेजल सिम्टम्स, किसी को अस्थमा जो आपके हो गए, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स हो गए, खांसी, बलगम, सांस लेने में दिक्कतें, तो इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा होंगी। वो आपकी फैमिली हिस्ट्री के ऊपर है कि घर में किस लोगों को कितनों को ज़्यादा है, तो फिर उससे आप एक प्रीडिस्पोज ज़्यादा हो जाते हो। पर खाली अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आपके जेनेटिक ही है कि जीन्स है तो मुझे होगा ही होगा अस्थमा, या मुझे ऐसा नहीं है। साथ में कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। जो एनवायरमेंट फैक्टर्स, पॉल्यूशन ही मेन हो गया आपका, या आपकी डाइट हो गई। कई बार आपके वेट गेन की वजह से भी आपको अस्थमा होने लग जाता है। कई बार कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ की वजह से भी कुछ लोगों को अस्थमा होने लग जाता है। कई बार प्रेगनेंसी में अस्थमा बनने लग जाता है, फिर प्रेगनेंसी के बाद कई लोगों को कम हो जाता है, कई लोगों को रह जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई वो वेरी करता है। पर मोटा मोटा आप समझें तो जेनेटिक्स से आपको है चांसेस, बट ये नहीं कि आपको होगा ही होगा। ये मत सोचिए कि मुझे अस्थमा है तो मेरे बच्चे को होगा ही होगा अस्थमा। चांसेस हो भी सकता है कि ना हो ऐसा कुछ। क्या प्रिवेंशन एंड क्योर? प्रिवेंशन देखिए, सबसे बड़ी, जैसे हमने सीजन की बात करी है कि भाई उस सीजन में हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर मुझे पता है कि मुझे अस्थमा है तो मुझे अपने डॉक्टर से मिलकर सबसे पहले अपनी जो मेडिकेशंस हैं वो पहले स्टार्ट करानी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आपको रखना है कि भाई मुझे कुछ अपनी डाइट जो एंटीऑक्सीडेंट्स में ज़्यादा हो उस तरह की चीज़ें लेनी है। कोल्ड आइटम्स या पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनसे हमें बचना है कि मास्क पहन के जाएं। कुछ आपको पता है कि इस चीज़ से मुझे दिक्कत होती है तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी ही करनी है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हो गए जो वो आपको शुरू करने की ज़रूरत है ताकि आपको सिम्पटम दिक्कतें ज़्यादा ना हो। प्लस एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा,
वो है एडल्ट वैक्सीनेशंस। जो वैक्सीन तो हमने सुनी होंगी बच्चों को, आज तक मुझे लगता है सभी लोग लगवाते ही हैं और गवर्नमेंट का भी इसमें प्रोग्राम चलता है। ऐसी वैक्सीनेशंस एडल्ट्स के लिए भी आ चुकी हैं और इन्फ्लुएंजा कोविड भी हमने लगवाई हैं जैसे, और बहुत शोर मचाता साइड इफेक्ट्स का और उसका, पर कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स उसके नहीं है। आप लोग बैठे ही हैं, हम लोग बैठे ही हैं आराम से। और इन्फ्लुएंजा की, निमोकोकल की और आजकल एक हर्पीस की भी वैक्सीन आने लग गई है। अच्छा, तो इस तरह की वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए अगर हमें इस तरह की दिक्कतें हैं, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर लग रहा है कि जेनेटिकल है तो पहले से लगवानी चाहिए या फिर होने के बाद मैं में? ये कहूँगा कि जेनेटिकली आपको लग रहा है कि हाँ। आपको अगर डायग्नोसिस हो गया है हाँ। तो आप डॉक्टर से बात करिए, वो आपको रिकमेंड करेंगे। आपको जेनेटिकली ये नहीं कि मेरे फादर को अस्थमा है तो मैं कह दूं कि मेरे को भी अस्थमा है, ऐसे नहीं होगा। आपको सिम्टम्स होंगे, हो सकता है आपको उस टाइम में ना हो, एक 30-40 साल की एज पे शुरू बहुत दिक्कतें, तो ऐसा नहीं कि उससे पहले मैं सब कुछ अपने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दूं। क्या स्मोकिंग भी रीजन हो सकता है अस्थमा को? जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी स्मोकिंग की वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अच्छा। उनकी स्मोकिंग में दिक्कतें बढ़ती हैं। खाली स्मोकिंग में एक ध्यान रखिए कि ये नहीं कि मैं स्मोक कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, मैं स्मोक कर रहा हूँ और धुआं तो उड़ रहा है, तो उसको कहते हैं, अगर आप उसको स्मेल कर रहे हो तो उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये नहीं कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं ऐसे सर्कल में भी बैठा हूँ या ऐसे मेरे दोस्तों के साथ भी बैठा हूँ, मैं उस कार में ट्रैवल कर रहा हूँ जिसमें स्मोकिंग को चल रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। या गाँव में बैठे हैं, हुक्का चल रहा है और वहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मैं तो नहीं पीता जी हुक्का, लेकिन ये कि तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा एक स्मोकिंग रिलेटेड एक दिक्कत होती है COPD, वो भी थोड़ा सा अस्थमा रिलेटेड ही होती है। उसमें भी ऐसी खांसी, सांस की दिक्कतें, इस तरह की समस्या होती हैं। उसको भी आपको समझना जरूरी है कि वो तो नहीं है, उसको उससे डिफ्रेंशिएट करना भी अलग है, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है इलाज करने में दोनों में। तो इन चीज़ों को भी हमें समझना। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं लोगों के अस्थमा से रिलेटेड? मोस्ट कॉमन जो है ना सिम्टम जो रहेंगे, खांसी, ज़्यादातर जो अर्ली अस्थमा खांसी होगी, खांसी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। कई लोगों को आपको सुनने में भी मिल जाता होगा, अरे मौसम बदलता है मुझे खांसी रहती है। बहुत कॉमन सी बात है ये, खांसी रहती है जाती नहीं है। ये एक सिम्टम्स हैं कि भाई आपको अस्थमा हो सकता है। जुकाम हो जाना भी? जुकाम हो जाना, अगर आपने जैसे मुझे डेटा पेश किया कि 300 मिलियन है जो अस्थमा के हैं, तो मैं कहूँगा 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको जुकाम की दिक्कत है, जैसे उसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये दोनों बीमारियां आपस में थोड़ा सा एक दूसरे का जुड़ाव है कि दोनों को, कई अस्थमा वाले पेशेंट्स को एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है और कई एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट को अस्थमा, जो जुकाम है उनको भी अस्थमा होता है। तो हो सकता है आपको जुकाम हो रहा है तो उसके साथ अस्थमा हो, या अभी 2-3 साल बाद आपको आने लग जाए ऐसे सिम्टम्स, तो भी ये दिक्कतें हो सकती हैं जिनको आपको पहचानने की ज़रूरत है कि खाली मेरी जो खांसी है, क्योंकि अगर कहूँ तो अस्थमा में भी खांसी होगी, जुकाम में भी खांसी होगी, तो खांसी के रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि खांसी किसकी वजह से, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट चलेगा। अगर आपको दोनों दिक्कतें तो दोनों का इलाज होगा, अगर एक की दिक्कत है तो एक का इलाज होगा। तो वो आपको डॉक्टर ही आपको ठीक से बता पाएंगे कि आपको दिक्कत क्या है। दूसरा सिम्टम्स आते हैं जैसे सांस की दिक्कत होना। अच्छा। बहुत करेक्टरिस्टिक वीजिंग एक साउंड आती है, जैसे साइंस जो चलती है अस्थमा में, जो बहुत हिंदी मूवीज में दिखाते ही है, कई सुनी होगी आपने। तो वो एक अस्थमा के, वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर अस्थमा हो गया, उसमें कई बार लोगों को काफ़ी ज़्यादा विस्लिंग साउंड जो कहते हैं वैसे, तो वो भी आपकी जैसे सांस की जो नली होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो बहुत अर्जेंट है आपको डॉक्टर से मिलना और इमरजेंसी में अपना ट्रीटमेंट कराना, क्योंकि कभी भी सीवियर बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो मेन सिम्टम तो आपकी खांसी, सांस की दिक्कत, इसी की दिक्कतें होती हैं। तो क्या अस्थमा के पेशेंट को एडमिट होकर ट्रीटमेंट कराना होता है या फिर OPD बेसिस पे ही हो जाता है? वो ये जैसे अगर आपको डिपेंड करता है कि भाई किस तरह का पेशेंट है, क्या दिक्कतें हो रही हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स का तो OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन कई लोग होते हैं जो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, वो जो दिक्कत हो रही है उसको छोड़ दो यार, कुछ नहीं है, ये तो चलता रहता है। जैसे बहुत अरे बार बार मुझे खांसी होती है, तो इनकी दिक्कतें बाद में हर साल दर पे बढ़ती चली जाएंगी, फिर विस्लिंग साउंड ये सब शुरू हो जाएगी। उस टाइम में तो आपको एडमिट करने की ज़रूरत है ही है। और उस टाइम में भी एक बार डॉक्टर देखेंगे कि आपको कितनी दिक्कत है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तो फिर आपको कई बार ऑक्सीजन की समस्याएं, ये सब दिक्कतें भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे ज़रूरी है कि आप पहले ही मिल लें, पहले ही अपना इलाज करा लें, ताकि आपको पता तो लगे क्या बीमारी है और क्या नहीं है। क्या अस्थमा के पेशेंट्स के लिए इनहेलर है सही, या इसकी आदत भी लग जाती है? ये मैं सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनहेलर नहीं लूँगा या इनहेलर मैं नहीं लूँगी,
और इनहेलर मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि आदत पड़ जाएगी। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप शुगर की मेडिकेशन लेते हैं, आप बीपी की मेडिकेशन लेते हैं, आजकल हर घर में कोई ना कोई ऐसा ले रहा है, तो उनका शुगर बीपी कंट्रोल कब रहता है? जब वो टैबलेट ले रहे हैं। अब दिक्कतें जो हो गई हैं वो क्रॉनिक है, वो एक्यूट नहीं है। पहले जैसे होता था कि मलेरिया डेंगू हुआ, 7 दिन की दवाई ली और हम ठीक हो गए। आजकल की दिक्कतें, हार्ट की दिक्कतें, आप दवाइयाँ ले रहे हो तो चल रहे हो, आप बीपी की दवाइयाँ आप ले रहे हो चल रहे हो। ऐसी अस्थमा भी कभी ख़त्म नहीं होता, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप कहीं पे भी देखेंगे सुनेंगे तो इसको कहते हैं हम अस्थमा कंट्रोल। तो हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपके लंग्स जो हैं वो ठीक रहें और आपकी ज़िंदगी आराम से बीत जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ मेडिकेशंस चाहिए। इनहेलर जो है उसमें जो मेडिकेशंस होती है कंपेयर टू ओरल टैबलेट, जैसे ओरल टैबलेट देते हैं, ओरल में वो मिलीग्राम्स में होती है, इसमें माइक्रोग्राम्स में होती है। 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है, साथ में जो डायरेक्टली वो लंग्स में ऐड कर रही है। जो ओरल टैबलेट ले रहे हो आप लिवर के थ्रू, वो पूरी बॉडी में जा रही है, तो साइड इफेक्ट्स भी उसके ज़्यादा होते हैं, डोज भी ज़्यादा लेते हो। तो इसलिए इनहेलर सही है और बेहतर है। जैसे आपको स्किन की दिक्कत होती है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाते हो, वो आपको 2 या 3 क्रीम दे देगा, 1 या 2 टैबलेट देगा, उसको पता है डायरेक्टली आप यहाँ पे लगा लो। ऐसे ही हम इसको इनहेलर को भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सांस यहाँ से जा रही है, उसके थ्रू दवाई चली जाएंगी। मतलब तो इनहेलर सही है, इनहेलर की आदत नहीं पड़ती है, पर वो जरूरी है आपके लिए। आप ये सोचेंगे कि इनहेलर, बहुत सारे फुटबॉलर, बहुत सारे स्टार जो हैं वो, उनको एस्थमा है और वो रेगुलर मेडिकेशंस लेते हैं और ठीक रहते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है। एक ये कंसेप्ट जो है इंडिया में ही है, बाहर की कंट्री में जाओ तो कहीं नहीं है। तो क्या बेटर क्योर क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है कि आपको थोड़ा सा अपनी वैक्सीनेशंस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गए, फूड में आप हाई एंटीऑक्सीडेंट्स इस तरह की डाइट लेनी है, साथ में अपनी इनहेलर मेडिकेशंस आपको लेने ही लेने। वो आपके कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू वो डॉक्टर्स करेंगे आपके कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो आपको रखना है। क्या ठीक भी हो सकता है प्रॉपरली, या फिर जिसको अस्थमैटिक है तो वो लंबे टाइम तक चलेगा ही, या इलाज चलेगा ही चलेगा। और बस ये होता है कि जब सीजनल होता है तो थोड़ा हम दवाइयाँ कम कर देते हैं, कभी दिक्कत होती है तो ज़्यादा कर देते हैं, पर बिना मेडिकेशंस के इसको चलाना ठीक नहीं है। तो आपने जैसा बताया 20 ईयर्स हो गए आपको इस फील्ड में, और आई गेस 20 ईयर्स प्लस 20 तो 40 प्लस आप होंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? देखिए आजकल की लाइफ में बड़ा मुश्किल है कि मतलब क्योंकि हेक्टिक हो जाता है, मेरे लिए नहीं सबके लिए, क्योंकि भाग रहे हैं हम सब लोग, और मैं ही नहीं, सभी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं कोई अपनी फील्ड में, सभी भाग रहे हैं। अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 पैसे ज़रूर कम आ जाए, लेकिन हेल्थ नहीं रहेगी ना तो वो पैसा भी कहीं काम नहीं आएगा। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए अपने लिए मॉर्निंग में या इवनिंग में कोई एक टाइम निकाल के आधे घंटा ज़रूर अपनी हेल्थ पे दीजिए। और उसमें आपको प्रॉपर ना, मतलब आपकी हार्ट रेट या आपकी स्वेटिंग होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं जी वॉकिंग करने जाता हूँ, तो मैं अपने पिताजी को भी देखता हूँ या किसी को देखता हूँ, तो वो 1 किलोमीटर जाते हैं, हर 100 मीटर पर रुक जाते हैं। कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई मिल जाता है, तो वो वॉकिंग नहीं। बेटर है कि आप लंबा थोड़ा चलें, लंबा चलें और थोड़ा अच्छे से, मतलब लगे तो सही आपने कुछ मेहनत करी है, एक्सरसाइज करी है। तो अस्थमा पेशेंट के लिए तो एक्सरसाइज बहुत, बट अस्थमा पेशेंट में देखा गया है कई बार वो एक्सरसाइज करते टाइम उनको सांस फूलने की प्रॉब्लम्स ये सब हो जाती हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि उसमें भी अगर आप अपनी मेडिकेशंस लगातार ठीक से ले रहे हैं तो आप एक्सरसाइज ठीक से कर पाएंगे। जब हम कहते हैं एक्यूट एस्थमाइक कहते हैं, जब आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, दिक्कतें बढ़ती हैं। ज़्यादातर मरीज जो है हमारे पास तभी आते हैं जब थोड़ी बहुत दिक्कत चलती रहती है, कोई नहीं आता। जब एक्यूट एस्थमा होता है तभी लोग आते हैं। तब आप एक्सरसाइज करोगे तो दिक्कत करेगी। जब आपका एस्थमा थोड़ा कंट्रोल हो जाए, आप उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस टाइम में भी आपको एक्सरसाइज में, अस्थमा वाले मरीजों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ध्यान ज़्यादा रखना होता है कि सांस लीजिए, रोक के रखिए, फिर छोड़िए, छोड़ के रखिए। प्राणायाम से हम कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली हेल्प करती हैं। लोग आते हैं इंटरनेट से पढ़कर बायोलॉजी थ्योरी, कुछ ऐसा आते हैं, मैंने सुना कि आजकल बहुत लोग आते हैं। हाँ। और बहुत सारी चीज़ें लोग पूछते भी हैं। तो गूगल बाबा जैसे है, तो वो बाबा का सब कुछ पता है, लेकिन हाँ, और उस तरह के पेशेंट्स आते ही हैं कि उनके बहुत सारे फिर क्वेश्चंस भी होते हैं। बट ये है कि आपको वो मैनेज तो करना ही है, आपको बताना ही है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अगर पेशेंट इंफॉर्मेटिव है तो उसमें कोई बुराई नहीं है,
और उनको वो इन्फॉर्मेशन जानने का भी पूरा हक है कि भाई मुझे क्या दिक्कत है, किस लिए है, क्यों नहीं है। और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे हम जैसे लोगों की जनरेशन आएगी तो लोग पूछेंगे सब कुछ पूछेंगे, क्योंकि पहले के शायद लोग नहीं पूछते होंगे, लेकिन अब के लोग तो पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और शायद हम ये सब भी कर रहे हैं तो इसीलिए ही एक तरह से, क्योंकि वो जनरेशन सीख करती है कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। बेसिकली मैंने देखा है कि जो लोग पढ़ के आते हैं इंटरनेट से ना, तो उनको वो कॉमन सिम्टम्स डालते हैं अपने कि ये हो रहा है, और उसके रिगार्डिंग एक निकल के आते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट कई हद तक मुझे लगता है कि वो सिम्टम्स भी ना कई बार गलत होते हैं, या फिर कुछ वो गलत डाल देते हैं, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है कि हाँ ये इससे ये प्रॉब्लम ना हो हमें। लाइक कई बार मैंने देखा सिम्टम डाले तो उसमें लिख के आ गया कि आपको कैंसर भी हो सकता है, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है ना दिमाग में कि हाँ कैंसर भी हो सकता है मेरे को। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए एज गूगल बाबा के कंपैरिजन। देखिए वो आपको हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि गूगल पे सब कुछ है तो वो सही है। मैं अगर कहूँ तो देखो, एक खांसी है और सांस की दिक्कत हो रही है, तो खांसी और सांस की दिक्कत जैसे वो अस्थमा में भी हो सकती है, COPD में भी हो सकती है, स्टेनोसिस में भी हो सकती है, कैंसर वाले मरीज में भी हो सकती है, पानी भर गया हो फेफड़ों में तो भी हो सकती है। तो आप ये बताइए, इसमें से ये काम तो डॉक्टर का है। अगर आपने खांसी और सांस की दिक्कत डाली तो गूगल तो आपको ये सब, वो तो सबसे गंदी चीज आपको पहले दिखाएगा। पहले देखा तो वो काम गूगल का नहीं है, वो काम डॉक्टर का है, वो डॉक्टर ही करेगा। लेकिन हाँ, आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली, लेकिन हम उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करें तो वो ठीक। आप ले सकते हैं अब इन्फॉर्मेशन स्वास्थ्य बनी पॉडकास्ट से इसमें जेन्युइन मिलेगी। बिल्कुल। तो कोई सिमिलर सिम्टम्स आते हैं लाइक अस्थमा से रिलेटेड जैसे बीमारियां आती हैं, जैसे एक COPD है जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग रिलेटेड है, उस तरह की दिक्कतें आती हैं जिनमें अगर स्मोक करते हैं तो उनको COPD होने के चांसेस हैं। दूसरा एक इंटरेस्टिंग केस मैं बताता हूँ, जैसे कि कई लोगों की सांस की नली में सिकुड़न हो जाती है जिसको कहते हैं ट्रेकियल स्टेनोसिस। तो वो जैसे सांस का जो पाइप होता है, जब हम कहें तो एक पाइप है जो है वो 12 to 14 mm का होता है, तो वो छोटा होकर 5-6 mm का रह जाता है में। तो कई लोगों को वीजिंग साउंड उसमें भी हो सकती है, खांसी भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों में इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो इस तरह का काम मैं करता हूँ जिनमें सांस की नली को खोलते हैं हम लोग, अच्छा, उसमें कट लगा के और वो उसको डायलेट करते हैं। तो वो एक मेरी भी स्पेशलिटी है। तो केसेस उस तरह के कम होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला कि वीजिंग की साउंड हो गई तो वो अस्थमा हो गया, ऐसा नहीं है। वो इस तरह के केसेस में भी हो सकती है। तो उस पर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि भाई कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही है पेशेंट को। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा मुझे भी बात करके ऐसे, और कि भाई नॉर्मल बातें कैसे कैसे हैं कि जनरल पब्लिक का कैसे क्या ओपिनियन रहता है। जैसे आपने कुछ चीज़ें पूछी कि भाई लोगों की कैसे जानकारी रहती है, क्या सोचते हैं, वो सब भी हमारे लिए भी ज़रूरी होता है और लोगों के लिए भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।